हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमांत राय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सीमांत में। आज हमने अपने इस वीडियो में जिस टॉपिक को चुना है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिद्धांत का नाम है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने पहली बार ऐसा एक मौका आया, किसी मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाओं का वर्णन किया है। एरिक्सन जो कि एक मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और ये सिगमंड फ्रायड के विचारों से काफ़ी हद तक प्रभावित भी हुए, लेकिन इन्होंने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए उनके द्वारा दिए गए इदम, अहम और परा अहम के कॉन्सेप्ट के स्थान पर केवल ईगो यानी कि अहम को अत्यधिक महत्व दिया है। इसीलिए इनको मनोविश्लेषणवादी कहने के स्थान पर इन्हें अहम विश्लेषण या अहम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसलिए आप देखें कहीं कि लिखा होता है कि एरिक्सन एक अहम मनोवैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले हमने जाना कि एरिक्सन को अहम मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एरिक्सन एक ऐसे मनोविश्लेषणवादी थे जिन्होंने इदम, अहम और परा अहम के स्थान पे व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए केवल अहम को ज़्यादा महत्व दिया। इदम और परा अहम पर उन्होंने कम ध्यान दिया, इसीलिए इन्हें अहम मनोवैज्ञानिक या ईगो साइकोलॉजिस्ट बोला जाता था। ठीक। दूसरी बात कि ये जो थे वो फ्रायड के विचारों से काफ़ी अधिक प्रभावित थे। उनके द्वारा दिए गए जो विकासात्मक सिद्धांत थे वो इससे इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का आधार कहीं ना कहीं उसी को चुना। अंतर क्या हुआ कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो सिगमंड फ्रायड तो वो किशोरावस्था तक जाके रुक जाते हैं, लेकिन एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में जन्म से या कह सकते हैं शैशवावस्था से लेकर और मृत्यु अवस्था तक इन्होंने अपने सिद्धांत को क्या किया है, विस्तारित कर दिया है। तो ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हो जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाओं का वर्णन किया हुआ है। ठीक। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि जो एरिक्सन थे वो भी एक मनोविश्लेषणवादी थे, लेकिन इन्हें अहम मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने अपने सिद्धांत में अहम को ज़्यादा महत्व दिया, इसीलिए ना अहम मनोविज्ञान। दूसरा चीज़ ये कि एरिक्सन ही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने व्यक्तित्व के संदर्भ में जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाओं का जिक्र किया है, की अवस्थाओं का वर्णन किया है। दूसरी बात, अहम मनोवैज्ञानिक थे। और इसके बाद इन्होंने अपने इस व्यक्तित्व के सिद्धांत में दो कारकों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया, एक तो सामाजिक कारक और एक ऐतिहासिक कारक। सामाजिक और ऐतिहासिक, इन्हीं दो कारकों के आधार पर ही इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम पर क्या है, नाम क्या पड़ा, मनोसामाजिक, मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि एरिक्सन ने जो अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत के अंतर्गत जो वर्णन किया है उस वर्णन का मुख्य आधार क्या था, सामाजिक और ऐतिहासिक कारक। इसीलिए इनके सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत को सन 1963 ईस्वी में, कितने सन में आप यहां लिख देंगे, सन 1963 ईस्वी में इनकी एक बुक आई, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। सन 1963 ईस्वी में एरिक्सन ने अपने बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में अपने इस सिद्धांत का वर्णन किया है। तो यहां तक हमने ये जान लिया कि एरिक्सन जो एक मनोविश्लेषणवादी थे, लेकिन फिर भी उन्हें अहम मनोवैज्ञानिक कहा जाता था क्योंकि वो उन्होंने अहम पर ज्यादा जोर दिया है, न कि इदम और परा अहम पर। इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत जो व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया वो जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाओं को चुना है, न कि फ्रायड की तरह केवल किशोरावस्था तक। इन्होंने अपने सिद्धांत किसको ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है, तो सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया, मनोसामाजिक सिद्धांत। इसके बाद उन्होंने अपने इस सिद्धांत में कुल व्यक्तित्व की कितने अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो उन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व की कुल 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है, कुल 8 अवस्थाओं को प्रस्तुत किया है।
इन 8 अवस्थाओं के थ्रू उन्होंने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इन प्रत्येक अवस्थाओं में कोई न कोई एक मनोसामाजिक संक्रांति, ये कह सकते हैं क्राइसिस पाया जाता है हर एक अवस्था में, और इन अवस्थाओं में जो ये क्राइसिस पाया जाता है उसका समाधान कौन करता है? तो बालक करता है। तो बालक जो है उन्हीं संक्रांतियों का जब समाधान करने का प्रयास कर रहा होता है, तो अगर उसका वो भली भांति से या कह सकते हैं संतोषजनक ढंग से का समाधान कर लेता है, तो उन्हीं संक्रांति का जो पॉजिटिव भाग होता है या जो पॉजिटिव तत्व होता है वो बालक के व्यवहार में परिलक्षित होता है। और कहीं अगर वो उस संक्रांति या उस क्राइसिस को सही ढंग से उसका समायोजन नहीं कर पाता या सही ढंग से उसका निवारण नहीं कर पाता है, तो उसके अंतर्गत उस संक्रांति का निगेटिव पार्ट जो है हमारे सामने आता है। तो इन्होंने अपनी 8 अवस्थाओं में आप देखेंगे एक संक्रांति को रखकर अपनी अवस्था का नामकरण कर दिया है। और इनका मानना था कि हर एक अवस्था जो है वो एक नियमबद्ध तरीके से एक के बाद एक सभी में आती है। यानी ये अवस्थाएं जो वो इंडिविजुअल नहीं थी, बल्कि इन अवस्थाओं की जो प्रकृति थी, जो ये 8 अवस्था थी, उनकी प्रकृति कैसी थी? सार्वभौमिक, सार्वभौमिक प्रकृति। यानी ये अवस्थाएं जो थी वो एक के बाद एक निश्चित नियम के थ्रू सार्वभौमिक थी। इसका मतलब एक निश्चित नियम के थ्रू एक के बाद ये एक आती हैं सबके जीवन में। और तो इसका मतलब ये 2 चीज हमने समझा कि ये जो 8 अवस्थाएं हैं उसका संबंध किसी एक विशेष व्यक्ति से नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों से है। उन सभी व्यक्तियों के अंतर्गत जब वो व्यक्तित्व के विकास की ओर आगे अग्रसर हो रहे होते हैं जन्म से मृत्यु अवस्था तक, तो उनकी हर एक अवस्थाएं जो है एक निश्चित समय पर और एक निश्चित नियमानुसार उनके सामने आएंगी, और हर एक अवस्था में कोई न कोई मनोसामाजिक संक्रांति जरूर पाई जाएगी। और वो मनोसामाजिक संक्रांति जो होती है या संक्रांति जो होती है वो पूर्व निश्चित है। ऐसा नहीं कि किसी में कोई और संक्रांति आ जाए, किसी में कोई और क्राइसिस आने वाला है। सब में सेम अवस्था आएगी और उस अवस्था से संबंधित सेम मनोसामाजिक जो संक्रांति, जिसे हम मनोसामाजिक संक्रांति या जिसे हम बोलते हैं साइकोसोशल क्राइसिस जो होते हैं वो सेम टू सेम आएंगे। अब व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है या कह दीजिए उस बालक के ऊपर डिपेंड करता है कि उस संक्रांति का समाधान वो किस ढंग से करता है। अगर उस संक्रांति का समाधान वो करने में सफल होता है, केवल अपने बल पे नहीं बल्कि अपने आस पड़ोस या अपने वातावरण की सहायता से, तो समझिए कि उसी संक्रांति का जो धनात्मक तत्व होता है वो उसके व्यक्तित्व पर लक्षित होगा। और यदि उसका वो समाधान बेहतर ढंग से नहीं कर पाता है तो फिर क्या होगा? तो उसका नकारात्मक तत्व उसके सामने आने वाला है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि इन अवस्थाओं का जो उसके अंदर विकास होता है वो एक निश्चित नियम के थ्रू होता है। एक निश्चित नियम होता है, उस निश्चित नियम को हम कहते हैं पश्चात का नियम। इंग्लिश में बोलते हैं एपिजेनेटिक। ठीक, यानी कि जो इन नियमों का विकास या इन जो अवस्थाओं का विकास एक बालक के अंतर्गत होता है वो पूर्व निश्चित होते हैं, एक नियमबद्ध तरीके से होता है। और उस नियम को हम क्या बोलते हैं? पश्चात का नियम या एपिजेनेटिक थियरी। इसी के अनुसार ये जो अवस्थाएं हैं वो एक व्यक्ति में एक क्रम से एक के बाद एक प्रस्तुत होती हैं, और हर एक अवस्था का जो भी समाधान बालक निकालता है और उस समाधान निकालने के बाद जो भी उसे प्राप्त होता है गुण के रूप में, वर्च्यू उसने नाम दिया, उन्होंने मनोसामाजिक स्ट्रेंथ नाम दिया, यानी कि मनोसामाजिक शक्ति का नाम दिया, वही शक्ति उसकी अगली अवस्था में उसकी सहायता भी करती है, कह सकते हैं उसकी अगली अवस्था में उसके व्यक्तित्व के निर्माण को प्रभावित भी करती है। तो यहाँ तक हमने एक सतही रूप में ये जानने का प्रयास किया कि ये सिद्धांत है क्या, किसने दिया है, किस बुक से में इसको सबसे पहली बार प्रस्तुत किया गया है। तो उस बुक का नाम क्या है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कब दिया गया? सन 1963 में। किसने दिया है? तो एरिक्सन ने दिया है। एरिक्सन किस संप्रदाय के थे? तो मनोविश्लेषणवादी थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अहम को ज्यादा महत्व दिया है इसलिए उन्हें एक अहम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। उन्होंने अपनी अवस्थाओं, अपने व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक विस्तारित कर दिया है। ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने विकास जो अपने वो 8 अवस्थाओं को दिया, उस 8 अवस्थाओं का आधार क्या था? तो सामाजिक और ऐतिहासिक कारक। इसीलिए उनके सिद्धांत को क्या बोला गया? मनोसामाजिक सिद्धांत बोला गया। ठीक, इसमें उन्होंने कुल 8 अवस्थाएं दी जो बालक के अंदर एक के बाद एक निश्चित तरीके से आती हैं।
और उस निश्चित तरीके से आने का एक नियम होता है, या कह सकते हैं वो जो निश्चित तरीके से आता है वो एक नियम के ऊपर आधारित होता है, और उस नियम को हम क्या बोलते हैं, पश्चात का नियम, एपिजेनेटिक थ्योरी। ठीक, और हर एक अवस्था में एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस पाया जाता है, यानी कि हर एक अवस्था में एक मनोसामाजिक संक्रांति उत्पन्न होती है, और बालक उस मनोसामाजिक संक्रांति का समाधान जिस रूप में करता है, ठीक उसी रूप में उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। यहां तक समझ में आया? चलिए अब इसके बाद एक एक अवस्थाओं को बारी बारी से देखते हैं। तो मनोसामाजिक विकास की पहली अवस्था का नाम क्या है? शैशवावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास। ये जो पहली अवस्था का नाम हो गया विश्वास बनाम अविश्वास, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में सबसे पहली चीज हमें ये जाननी है कि इसके अंदर पाए जाने वाला मनोसामाजिक क्राइसिस या संक्रांति क्या है। तो मनोसामाजिक जो संक्रांति है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। अब इसी संक्रांति के अंतर्गत अविश्वास है ये संक्रांति, ये इस अवस्था में पैदा होती है। अब बालक जो इसी 2 चीजों के बीच में क्या होता है, जूझ रहा होता है कि वो विश्वास करे किसी चीज पे कि अविश्वास करे। अब अगर इसका निवारण सही ढंग से कर लिया जाता है अगर, तो बालक के अंदर एक वर्च्यू, इसे हिंदी में सदाचार कह सकते हैं, इसे एरिक्सन ने एक और नाम दिया है मनोसामाजिक शक्ति। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? साइको सोशल स्ट्रेंथ। तो अगर बालक इस संघर्ष का समाधान बेहतर ढंग से कर लेता है तो उसके अंदर एक वर्च्यू, यानी कि एक सदाचार, यानी कि एक मनोसामाजिक शक्ति, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की उत्पत्ति होगी, और उसे कहते हैं आशा, होप। ठीक, तो अगर कर लेता है तो सवाल उठता है कि इस जो संक्रांति का समाधान बालक सही ढंग से कर ले, इसके लिए किसकी आवश्यकता है? तो इसके लिए महती आवश्यकता है मैटरनल केयर की। एक बेहतर ढंग से अगर उसके माता पिता उस बालक की उचित देखभाल करते हैं, उसके सोने की व्यवस्था, फीडिंग की व्यवस्था अच्छे से, अगर उसे खान पान और सोने के लिए उचित सुविधाओं का वो ख्याल रखते हैं, तो समझिए कि उस बालक के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे विश्वास का जन्म होगा। और अगर ये सब चीज़ें आप कर जाते हैं तो उसके अंदर आगे चल के क्या होगा, एक मनोसामाजिक शक्ति का भाव उत्पन्न होगा, और उसे क्या कहते हैं, आशा। तो विश्वास बनाम अविश्वास में अगर उसे बेहतर ट्रीटमेंट मिलता है माता पिता के द्वारा, मैटरनल ट्रीटमेंट या मैटरनल केयर मिलता है, तो उसके अंदर मनोसामाजिक शक्ति जो उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे, होप या आशा। लेकिन अगर उसे इस तरह से उचित ट्रीटमेंट नहीं मिलता है माता पिता या परिवार के द्वारा, तो उसके अंदर क्या जन्म लेगा, फिर उसके अंदर इस क्राइसिस का नकारात्मक तत्व सामने आएगा, जिसे वो शंका करने लगेगा, शंका संदेह करने लगेगा वो चीज़ों के ऊपर। तो इन चीज़ों को याद रखना है कि विश्वास बनाम अविश्वास, चूंकि ये जन्म के बाद की पहली अवस्था है, इसका जो बालक है पूर्णतः औरों के ऊपर डिपेंड, औरों इन द सेंस माता पिता परिवार के ऊपर डिपेंड है। तो वो सारी आवश्यकताओं के लिए आपके ऊपर, तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि उसकी सारी आवश्यकताओं का आप उचित ख्याल रखें, उसका बेहतर तरीके से केयर करें। अगर आप ऐसा केयर करते हैं तो आप उसके अंदर आशाओं को जन्म देंगे, वो धीरे धीरे विश्वास करना शुरू कर देगा, और इसी के कारण उसके अंदर एक वर्च्यू या मनोसामाजिक शक्ति का विकास होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, होप, यानी कि आशा। और अगर आप ये करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, बालक इस संक्रांति का समाधान बेहतर ढंग से नहीं कर पाता है, तब उसके अंतर्गत जो निगेटिव फीलिंग है, जो उसके अंदर एक निगेटिव अप्रोच उत्पन्न होगा, उसे उसके अंदर क्या होगा, वो शंका करना शुरू कर देगा, संदेह करना कर, किसके ऊपर, अपनी स्वयं की शक्तियों के ऊपर भी और वातावरण के ऊपर भी। वो आसपास के लोगों के प्रति संदेह व्यक्त करेगा, अपनी शक्तियों के, अपने अंगों के ऊपर वो संदेह व्यक्त करेगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो इस ढंग से हमको इसमें क्या ध्यान रखना है कि इस वाली अवस्था में हमको बच्चों को बेहतर केयर की आवश्यकता है, और वो कौन दे सकता है, उसके माता पिता या परिवार के लोग दे सकते हैं। ठीक,
चलिए दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। जिसकी एज कहाँ से कहाँ तक है? 2 साल से लेकर 4 साल तक। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ये जो है वो व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत ये दूसरी अवस्था है एरिक्सन की। पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास था, जो कि ये चीज़ें उसमें मैंने आपको पहले बताया कि होप नामक एक वर्च्यू उसमें पाया जाता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताना भूल गया आप लोगों को कि ये जो अवस्था है वो सिगमंड फ्रायड के जो विकासात्मक सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड में, उसके अंदर उन्होंने एक मनोलैंगिक विकास दिया था, मनोलैंगिक अवस्थाओं का वर्णन जो किया था, जिसमें कुल 5 अवस्थाएं थी। तो ये अवस्था उसमें ओरल स्टेज के समान थी, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुखावस्था। ठीक, यानी कि जो विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था है एरिक्सन की, यह सिगमंड फ्रायड की किस अवस्था के समान है? तो उन्होंने जो साइकोसेक्सुअल स्टेज दिए थे 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं का वर्णन जो किया था, उसमें से जो पहली अवस्था है ओरल स्टेज, वो उसके ठीक समान है। ठीक उसी प्रकार हम दूसरी अवस्था की बात करें जिसका नाम है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता या ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। यहाँ ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्तता भी हो सकता है एक्चुअली, लेकिन लिखा है स्वतंत्रता बुकों में, तो उसी को हमने लिखा है यहाँ पे। ये जो अवस्था है वो मनोलैंगिक विकास जो उन्होंने दिया था, मनोलैंगिक अवस्था, मनोलैंगिक अवस्था, जो दूसरी मनोलैंगिक अवस्था थी उनकी, जिसे हम कहते थे गुदा अवस्था। इंग्लिश बोलते हैं इसको एनल स्टेज। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि एरिक्सन की जो ये वाली अवस्था है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, यह जो है वो सिगमंड फ्रायड के किस अवस्था के समान है? एनल अवस्था। तो एनल स्टेज क्या है? तो एनल स्टेज जो है वो साइकोसेक्सुअल, जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दिया है उन्होंने, कितनी इनकी संख्या 5 है, उसमें से जो दूसरी अवस्था है उसका नाम क्या है? एनल स्टेज। यह अवस्था ठीक उसी के समान है। इसमें जो पाई जाने वाली साइको सोशल जो क्राइसिस है उसका नाम है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। मतलब कि अभी बालक जो है वो इस अवस्था के समान दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि वो कुछ न कुछ कार्य को करने में, कुछ न कुछ विचार को प्रकट करने में वो धीरे धीरे समर्थ हो रहा है। तो यहाँ पे हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें कि बालक जो है इस क्राइसिस से सही से या भली भांति बाहर निकल सके, या कह सकते हैं उस क्राइसिस का सही ढंग से समाधान कर सके। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ये आवश्यक है कि बालक के व्यवहारों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उचित देख रेख के अंतर्गत। मतलब माता पिता क्या करें? उचित देख रेख, उचित देख रेख के अंतर्गत क्या प्रदान करें? स्वतंत्रता प्रदान करें। कोई काम करने की स्वतंत्रता, कोई विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। एक्चुअली जैसे कि इस अवस्था में बालक करता है क्या है? 2 से 4 साल तक का बालक कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने कहा जैसे छोटी छोटी चीजें, कि बालक जैसे टॉयलेट करने जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि बालक को टॉयलेट करने आप अकेले न जाइए, बल्कि उसको देख रेख में आप उसको देखते भी रहिए और उसे उस काम को करने के लिए स्वयं स्वतंत्र छोड़िए, ताकि वो बाथरूम तक जाए और जिप को डाउन करे और अपना टॉयलेट करने के बाद वापस आ जाए। ये चीज़ों को करने से धीरे धीरे क्या होगा? उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उसके अंदर ये स्वतंत्रता का भाव बिल्डअप होगा। तो धीरे धीरे वो उसके अंदर एक स्वतंत्रता का भाव क्या होगा? विकसित होने लगेगा। और यदि आप उससे जगह जगह पे टोकना शुरू करेंगे कि तुम बच्चे हो, ये नहीं कर पाओगे, तुम बच्चे हो, वो नहीं कर पाओगे, तो इसके अंदर क्या होगा? वो धीरे धीरे अपनी क्षमताओं पर क्या होगा? वो अंकुश समझने लगेगा और वो चीज़ों को करने में धीरे धीरे वो असमर्थ महसूस होने लगेगा अपने आप को। तो वो धीरे धीरे क्या होगा? उसके अंदर एक निगेटिव अप्रोच उत्पन्न होगा, वो खुद के ऊपर संदेह व्यक्त करने लगेगा, उसके अंदर शक्तिहीनता पैदा होने लगेगी। ऐसा कब होगा? जब आप उसके ऊपर क्या करते हैं? रोक टोक, या कह सकते हैं आवश्यकता से ज़्यादा जब माता पिता ध्यान देने लगते हैं तो क्या करते हैं? बालक को समझते हैं कि ये कोई भी चीज़ अपने से करने में सक्षम नहीं है, तो खुद ब खुद उसके कामों को करना शुरू करते हैं। मतलब उसकी हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि उसके संपूर्ण कामों को स्वयं करने का प्रयास करने लगेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा? वो साइकोलॉजिकल क्राइसिस उसके अंदर उत्पन्न हुई, उसका समाधान बेहतर तरीके से नहीं होगा, और उसका परिणाम ये होगा कि उसके अंदर पाया जाने वाला जो निगेटिव अप्रोच है वो व्यक्तित्व के ऊपर परिलक्षित होना शुरू हो जाएगा। और बालक के अंतर्गत क्या दिखने लगेगा? वह स्वयं के ऊपर शक करने लगेगा,
स्वयं के ऊपर शक मतलब क्या, स्वयं की शक्तियों के ऊपर शक, वो स्वयं पर संदेह व्यक्त करने लगेगा। उसके अंतर्गत क्या, शक्तिहीनता का फीलिंग आने लगेगा कि वो सोचेगा मैं शक्तिहीन हूं। ऐसा कब होगा, जब आप उसे उचित स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेंगे। अब अगर आप उसे स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, वो खुद ब खुद टॉयलेट यूज करे, खुद ब खुद वो अपने कपड़ों का चयन करे कि आज मुझे नहाकर क्या पहनना है, किस रंग के कपड़े को पहनना है, अभी शाम को क्या पहनना, इन सब चीज़ों में अगर उसे धीरे धीरे स्वतंत्रता देना प्रारंभ करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक क्वालिटी बिल्डअप होगी जिसके द्वारा वह अपने मनोसामाजिक संक्रांति का बेहतर ढंग से समाधान कर पाएगा और उसके कारण उसके अंदर एक मनोसामाजिक स्ट्रेंथ या मनोसामाजिक शक्ति उसे बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति होगी। और तो उसके अंतर्गत एक क्या पैदा होगा, मनोसामाजिक शक्ति, जिसे एरिक्सन ने क्या बोला है, वर्च्यू बोला है। वो क्या होगा, विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति। ये कब संभव है, जब माता पिता परिवार के लोग उचित देख रेख में उसे पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता दें ताकि वह अपने कामों को करने में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना आवश्यक है कि हमें उसे पूर्ण स्वतंत्र नहीं छोड़ना है, बल्कि उसको देख रेख में ये काम करवाने हैं ताकि वो अपनी स्वतंत्रता को महसूस भी करे और आपकी केयरिंग भी बेहतर ढंग से हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के व्यक्तित्व में एक धनात्मक तत्व उभर के सामने आए तो क्या करना है, आपको इस अवस्था में आपको बालक की उचित देखरेख करनी है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या करना है, उसे पर्याप्त स्वतंत्रता भी प्रदान करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो अपने अंदर पाए जाने वाले मनोसामाजिक संक्रांति का समाधान बेहतर ढंग से कर देगा, और जब बेहतर ढंग से कर देगा तो क्या होगा, तब उसके अंतर्गत एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, विल पावर या इच्छा शक्ति। और अगर आप उसे हर एक काम को करने में टोका टोकी करेंगे या उसमें अवरोध उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, तब उसके अंतर्गत एक लज्जाशीलता का भाव उत्पन्न होगा, और जिसके कारण क्या करेगा, वो खुद पर संदेह व्यक्त करने लगेगा, संदेह करने लगेगा। और क्या होगा, वो अपने अंदर की शक्तिहीनता को महसूस करने लगेगा। तो ये दो प्रकार की निगेटिविटी उसके अंदर पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेहतर टॉयलेट ट्रेनिंग, और क्या करना है, वो क्लोथिंग देमसेल्फ, वो खुद के लिए कपड़ों वगैरह का चयन करे, ये हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी अवस्था की तरफ। चलिए, एरिक्सन की जो तीसरी अवस्था है जिसे हम कहते हैं पहल शक्ति बनाम दोषिता, यानी कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इस अवस्था के अंतर्गत जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस है उसका नाम क्या है, पहल शक्ति बनाम दोषिता। और यह अवस्था जो है वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की किस अवस्था के समान है, तो तीसरी अवस्था के समान है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो ये अवस्था है पहल शक्ति बनाम दोषिता, ये फ्रायड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की किस अवस्था के समान है, तो तीसरी, जिसे कहते हैं फैलिक स्टेज। हिंदी में क्या बोलते हैं उसका, लैंगिक अवस्था। तो पहले तो ये याद कर लीजिए कि जो ये पहल शक्ति बनाम दोषिता है ये किस अवस्था के समान है, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था जो है जिसे हम कहते हैं लैंगिक अवस्था, उसके समान है। अब इस अवस्था के अंतर्गत जो क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है, अगर उसका समाधान बालक बेहतर ढंग से करने में समर्थ हो जाता है इस वाली अवस्था का, तो उसके अंतर्गत जो वर्च्यू पाया जाएगा, यानी कि जो मनोसामाजिक शक्ति है, उद्देश्य, ठीक। तो यानी कि अगर बालक इस मनोसामाजिक संक्रांति का समाधान बेहतर ढंग से कर लेता है तो उसके अंतर्गत उद्देश्य नामक या पर्पज नामक क्या होगा, एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होगा। और यदि वह उस संक्रांति का समाधान करने में समर्थ नहीं होता है या बेहतर समाधान नहीं कर पाता है,
तो उस बालक में निगेटिव अप्रोच के रूप में लैंगिक नपुंसकता का विकास प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि इस अवस्था में जो साइकोलॉजिकल संक्रांति पाई जाती है उसका समाधान अगर आप बेहतर ढंग से करेंगे तो बालक में क्या होगा, एक मनोसामाजिक शक्ति जिसे उन्होंने वर्च्यू कहा है, वो कौन सा होगा, वो उद्देश्य यानी कि पर्पज। अदरवाइज की स्थिति में क्या होगा, उसके अंदर लैंगिक नपुंसकता का विकास हो जाएगा, निष्क्रियता का विकास हो जाएगा। ठीक, तो इस अवस्था में सबसे पहला चीज क्या याद रखना है, पहला चीज हमें ये देखना है कि यह अवस्था किसके समान है, तो यह अवस्था जो है वो लैंगिक अवस्था के समान है, जिसको किसने दिया है, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। फिर इस अवस्था के अंदर जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस है, अगर उसका समाधान बेहतर ढंग से होता है तो बालक के अंदर कौन सी मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, तो उद्देश्य नामक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्च्यू बोलते हैं। और यदि उसका समाधान आप बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं तो बालक में लैंगिक नपुंसकता और निष्क्रियता नामक निगेटिव अप्रोच विकसित होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जगह जगह पर अपने आप को दोषित समझेगा। मनोसामाजिक विकास की ये चौथी अवस्था जिसे हम कहते हैं परिश्रम बनाम हीनता, जो 6 से लेकर 12 साल तक की है। पहले तो सबसे पहले जान लें कि यह अवस्था मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था के समान है। तो यह फ्रायड के द्वारा दिया गया जो मनोलैंगिक विकास है उसकी चौथी अवस्था अव्यक्तता की अवस्था। इसी अवस्था के क्या है, इसे हम सुप्ता अवस्था भी कभी कहते हैं। तो इस अवस्था के वो समान है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंसी, LATENCY, वो इसके समान है। तो पहले बात ये कि परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री बनाम इन्फीरियरिटी जो होता है वह सिगमंड फ्रायड के जो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्था है उसकी किसके समान है, अव्यक्तता या लेटेंसी अवस्था के समान है। इस अवस्था को अगर आप ध्यान से देखें तो 6 से 12 साल का जो बालक है वो जो है वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलता जुलता है, उनके साथ वो संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, मतलब मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करता है, जिस कड़ी में क्या करता है, दूसरों की आवश्यकताओं को समझता है और आत्मसंयम का परिचय देते हुए उनकी आवश्यकताओं को भी पूर्ण रूप से महत्व देना प्रारंभ कर देता है। और इस रूप में धीरे धीरे वो अनेक कौशलों का विकास अपने अंदर करता हुआ आगे बढ़ता है। और इसमें इस कौशल के विकास में जो उसकी सहायता करता है तो वो कौन होता है, वो मोटिवेशन होता है। वो मोटिवेशन ही होता है जो क्या करता है, उसके कौशल विकास के अंतर्गत उसकी हेल्प करता है। तो उसके अंदर इस अवस्था के अंतर्गत जो पाए जाने वाली जो संक्रांति है, मनोसामाजिक जो संक्रांति है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है परिश्रम बनाम हीनता का, अगर उसमें वो संबंध स्थापित कर रहा है, लोगों के साथ उनकी आवश्यकताओं को समझ रहा है, आत्म संयम का परिचय दे रहा है और एक विशेष कौशलों का क्या कर रहा है, अपने अंदर विकास कर रहा है। स्कूल में जाएगा तो नए नए कौशलों को सीखेगा। इस रूप में अगर वो इस पॉजिटिव टर्म की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उसको कौन सी ऐसी चीज उसकी हेल्प करेगी, तो मोटिवेशन। वो परिवार के द्वारा भी मोटिवेशन जो मिलता है वो भी उसको हेल्प करेगी और जो स्कूल के द्वारा मिलता है वो भी उसकी हेल्प करेगी। अगर ये सही ढंग से होता रहा तो वो क्या करेगा, वो अपने अंदर पाए जाने वाले इस मनोसामाजिक संक्रांति का समाधान बेहतर ढंग से कर लेगा और उसके अंदर सामर्थ्यता नामक कॉम्पिटेंसी नामक के क्या पैदा कर लेगा, मनोसामाजिक शक्ति, साइको सोशल स्ट्रेंथ। मनोसामाजिक शक्ति का विकास का, इसको हम वर्च्यू भी बोलते हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे कि हर एक अवस्था में एक मनोसामाजिक संक्रांति है, यानी कि साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट या साइकोसोशल क्राइसिस। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि हर एक अवस्था में एक साइकोसोशल क्राइसिस, मनोसामाजिक संक्रांति है, जिसका समाधान करने पर हर एक अवस्था में एक वर्च्यू भी है, यानी कि मनोसामाजिक शक्ति भी है। तो यहाँ पे इस चौथी अवस्था में कौन सी है, सामर्थ्यता, कॉम्पिटेंसी, COMPE
कॉम्पिटेंसी जो है यानी कि सामर्थ्यता नामक एक पद। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, वो अपने अंदर उस तरह के कौशलों का विकास मोटिवेशन के द्वारा नहीं विकास कर पाता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, हीनता का भाव विकसित होने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम उसके को हेल्प करते हैं, उससे मोटिवेट करते हैं कौशलों का विकास करने के अंतर्गत, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने अंदर उत्पन्न उस संक्रांति का समाधान कर लेगा, जिसके कारण उसके अंदर मनोसामाजिक शक्ति के रूप में सामर्थ्यता का विकास होगा। और ऐसा करने में अगर बालक असमर्थ पाता है अपने आप को, तो उसके अंदर धीरे धीरे हीनता का भाव विकसित होना शुरू हो जाएगा। तो इस रूप में हमने कितने को पढ़ा, 4 अवस्थाएं। चलिए 5वीं अवस्था की ओर बढ़ते हैं। एरिक्सन के इस सिद्धांत की जो 5वीं अवस्था है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कह सकते हैं इसको, किशोरावस्था। तो अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। तो यहाँ पर जो एक मनोसामाजिक जो संक्रांति है, उसमें कौन कौन से 2 तत्व हैं, अहम पहचान और भूमिका संभ्रांति, यानी कि ईगो आइडेंटिटी। ईगो आइडेंटिटी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव शब्द है। और इसका निगेटिव क्या हो गया, भूमिका, यानी कि रोल कंफ्यूजन। ठीक, तो यहां पे ये एकदम स्पष्ट है कि इन दोनों ही संभ्रांति, जो ये संभ्रांति उत्पन्न हुई है इसके और इसके बीच में, अगर इसका समाधान जो है वो किशोर बेहतर ढंग से कर लेता है, तो उसके अंदर किस तत्व की प्रधानता पाई जाएगी, इस पॉजिटिव तत्व की प्रधानता पाई जाएगी। और अगर वो कर लेता है और उसके अंदर इस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, साइको सोशल स्ट्रेंथ, एक साइको सोशल स्ट्रेंथ उत्पन्न होगा, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, वर्च्यू भी नाम दिया है। जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है उसे एरिक्सन ने वर्च्यू भी कहा है। और इस वर्च्यू के रूप में बालक के अंदर क्या उत्पन्न होगा, साइकोलॉजिकल, कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा। तो एक तो सबसे पहले आपको ये याद ही रहना चाहिए कि हर एक अवस्था के अंदर जो वर्च्यू यानी कि जो साइको सोशल स्ट्रेंथ है, उसका नाम क्या है। तो इस अहम बनाम अहम भूमिका, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति का जो साइको सोशल स्ट्रेंथ है या मनोसामाजिक जो शक्ति है, उसे क्या नाम बोलते हैं, कर्तव्य निष्ठा। और ये कब उत्पन्न होगा, जब बालक अपने आइडेंटिटी, ईगो और रोल कंफ्यूजन जो इनके अंदर संभ्रांति है, उसका समाधान वो बेहतर ढंग से कर लेगा। अब वो उसका बेहतर ढंग से समाधान कैसे कर लेगा, जब आप ध्यान दीजिए कि अवस्था कौन सी है, किशोर अवस्था। इस अवस्था में आने के बाद क्या फर्क पड़ता है, तो बालक के अंदर सबसे बड़ा या किशोर के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि बालक स्वयं को ही पहचानने में क्या होता है, थोड़ा सा समर्थ नहीं हो पाता है। वो खुद के अंदर होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के कारणों को नहीं जान पाता है। वो खुद उसमें क्या होता है, बहुत अधिक कंफ्यूज रहता है। तो वो जो भी कुछ ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है, उसी कारण ये संभ्रांति पैदा होती है। अब इस संभ्रांति का समाधान तब होगा जब उसकी उन कंफ्यूजनों का, जो उसके अंदर वो प्रश्न उठ रहे हैं, उसका समाधान बेहतर ढंग से हो सके। तो ये कब होगा, जब बालक के अंदर की जो यौन भूमिकाएं हैं, यौन भूमिकाओं का जो विकास होगा, अगर बेहतर ढंग से होगा, अगर बेहतर ढंग से होगा, तो क्या होगा, तब उस बालक के अंदर एक ऐसी क्षमता उत्पन्न होगी जिसके कारण क्या होगा, वो इनके बीच का जो एक प्रकार से समाधान है वो बेहतर ढंग से कर देगा, जिसके कारण उसके अंदर एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, कर्तव्य निष्ठा बोलेंगे। इसके लिए और भी क्या जरूरी है कि जो उसकी विचारधारा है, या कह सकते हैं जो उसका पर्सनल परसेप्शन है, उसका जो इंडिविजुअल परसेप्शन है, यानी कि जो उसकी विचारधारा है, उसकी जो विचारधारा अभी तक निर्मित हो चुकी है लगातार अनुभवों के द्वारा, यानी कि जो उसकी व्यक्तिगत प्रत्यक्षण है, अगर ये दोनों के दोनों संतुष्ट हो रहे हैं, अगर उसकी विचारधाराओं को संतुष्टि प्रदान हो रही है, उसकी व्यक्तिगत प्रत्यक्षणों को संतुष्टि प्रदान हो रही है, तो कहीं न कहीं वो इस संभ्रांति का समाधान बेहतर ढंग से करने में समर्थ हो जाएगा। और यह वो कब कर पाएगा, उसकी विचारधारा और व्यक्तिगत प्रत्यक्षण को
कब संतुष्टि मिलेगी? ये सिर्फ एक तरह से हो सकती है कि जब हम इस अवस्था के किशोर को बेहतर ज्ञान प्रदान करें। बेहतर के स्थान पे एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान उसको प्रदान करें। तो किशोरों को अगर हम व्यवहारिकता से परिचित करा देंगे तो क्या करेगा? तब वो अपने अंदर उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का समाधान ढूंढ लेगा, और इससे क्या होगा? उसका जो व्यक्तिगत प्रत्यक्षण है चीजों के प्रति, वो भी क्या होगा? धीरे धीरे संतुष्ट होना शुरू हो जाएगा। और उससे क्या होगा? उससे वो अपने अंदर उत्पन्न होने वाली संभ्रांति का समाधान बेहतर ढंग से कर देगा। तो उससे क्या होगा? फिर उसके द्वारा उसके अंदर एक जो साइको सोशल स्ट्रेंथ होता है उसका विकास होना शुरू होगा। और वो साइको सोशल स्ट्रेंथ क्या होगा? कर्तव्यनिष्ठ, फिडेबिलिटी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? किशोरावस्था के अंतर्गत आप देखेंगे कि बालक कभी कभी अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाता है अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों के कारण। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है किशोरावस्था के जो अंतर्गत जो ये मनोसामाजिक जो संक्रांति पाई जा रही है, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, अब देखा गया है कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी देखा गया है कुछ किशोर क्या होते हैं अपने अंदर इस मनोसामाजिक संभ्रांति को खत्म ही नहीं करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि उसका समाधान ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसी संभ्रांति में अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। और एरिक्सन ने जब किशोरावस्था के इस व्यवहार को देखा तो उन्होंने इसे एक विशेष नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो ये स्थिति है जिसमें बालक या जिसमें किशोर अपने आप को इस संभ्रांति में बनाए रखना चाहता है, उन्होंने नाम दिया मनोसामाजिक विलंबन। तो मनोसामाजिक विलंबन से क्या आशय है? तो मनोसामाजिक विलंबन एक ऐसी स्थिति है जिसमें किशोर क्या होता है? अपने को इस मनोसामाजिक संभ्रांति से बाहर निकालना ही नहीं चाहता है, बल्कि अपने आप को अपने उसी संभ्रांति में बनाए रखना चाहता है। हाँ, ये छूट गया था इसलिए हमने इसको फिर से आपको बता दिया। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं फाइनली अपनी छठी अवस्था की तरफ। तो इरेक्शन के सिद्धांत में जो छठी अवस्था है उसे हम कहते हैं घनिष्ठ बनाम विलगन। नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें जो संभ्रांति है वो इन दोनों लोगों के बीच है। पहली चीज क्या है? घनिष्ठता। दूसरा क्या? विलगन। विलगन मतलब आइसोलेशन, और यहाँ पे इंटीमेसी। होता क्या है? इस अवस्था में आने के बाद बालक क्या करता है, या बालक नहीं बल्कि वयस्क क्या करता है? यहाँ पे वयस्का की प्रारंभिक अवस्था है ये 18 साल से 30 वर्ष के बीच में। इस अवस्था के अंतर्गत बालक क्या करता है? लोगों के साथ, दूसरों के साथ क्या करता है? वो सामाजिक और लैंगिक रूप से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए क्या होता है? वो क्रियाशील हो जाता है। अब इस प्रक्रिया में यदि उसे सफलता मिलती है या संतोष मिलता है तो क्या होता है? तो उसके द्वारा वो अपने अंदर उत्पन्न इस संभ्रांति का क्या कर लेता है? समाधान करने में सक्षम हो जाता है। और यदि वह ऐसा करने में समर्थ नहीं होता है तो उसके अंदर एक निगेटिव अप्रोच पैदा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? विलगन, यानी कि आइसोलेशन। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना कि इस अवस्था के अंतर्गत बालक क्या करता है? सामाजिक व लैंगिक घनिष्ठता निर्मित करने का प्रयास करता है, या निर्मित करने का प्रयास करता है। और यदि उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है तो क्या होता है? उसके अंदर इस संभ्रांति का समाधान करने की एक क्षमता उत्पन्न होती है। और जब वो इस संभ्रांति का वो क्या करता है? समाधान कर ले आता है, तो उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, साइकोसोशल स्ट्रेंथ, तो उसके अंदर क्या होता है? एक साइकोसोशल स्ट्रेंथ, यानी कि मनो सामाजिक शक्ति, जिसे और किस नाम से जानते हैं? वर्च्यू, VIRTUE। तो यदि वो इस मनोसामाजिक संभ्रांति का समाधान करने में समर्थ होता है तो उसके अंदर स्नेह या लव नामक एक मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है। और अन्यथा की स्थिति में उसके अंदर आइसोलेशन नामक एक निगेटिव अप्रोच क्या करने लगता है? विकसित होने लगता है, जिससे क्या होता है? वो धीरे धीरे समाज से अलग हो जाता है, अपने आप को वो धीरे धीरे अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। ठीक,
वैसे एक चीज ध्यान ये देना है कि 5वीं अवस्था तक ही इरेक्शन के जो अवस्थाएं हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ 6वें 7वें और 8वें से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें एक रूप में सिर्फ इतना याद कर लेना है कि इसकी एज क्या है, 18 से 30 साल तक। इसमें जो मनोसामाजिक शक्ति या जो वर्च्यू होता है वो क्या है, स्नेह है, लव है। और इसमें अगर वो फेल होता है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर आइसोलेशन नामक एक क्या कह सकते हैं उसको, अप्रोच विकसित होना शुरू हो जाता है। ठीक, आते हैं अब 7वीं अवस्था के ऊपर। 7वीं अवस्था कौन सी है, जननात्मकता बनाम स्थिरता, यानी कि जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन। अब इस अवस्था के अंतर्गत हमको सबसे चीज बड़ी ध्यान क्या देना है कि ये जो मनोसामाजिक संभ्रांति है, अगर इसका समाधान व्यक्ति समाधान क्या करता है, भली भांति या संतोषजनक ढंग से कर लेता है, तो उसके अंदर ये पॉजिटिव जननात्मकता क्या होती है, विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। और इसके विकसित हो जाने के कारण उसके अंतर जो एक साइकोसोशल जो स्ट्रेंथ है, वो जिसे हम वर्च्यू भी बोलते हैं, वो कौन सा उत्पन्न होता है, देखभाल। इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, केयर। ठीक, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर क्या स्थिरता उत्पन्न है, स्टैग्नेशन उत्पन्न होना शुरू होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है देखभाल का, देखभाल का मतलब क्या होता है, यानी कि उसके अंदर अगर वो इस संभ्रांति का समाधान बेहतर ढंग से करता है तो उसके अंदर जनरेटिविटी का विकास होना शुरू होता है, यानी कि जननात्मकता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अब जननात्मकता का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो वो व्यक्ति है वो किसके लिए चिंतित होना शुरू हो जाएगा, अपने परिवार के आने वाली पीढ़ियों के लिए, मतलब अपने से जो अनुज उसके हैं, जो उसके छोटे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके विषय में, या जो समाज में जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो उसका स्थान लेने वाली हैं उसके बाद, वो उनके विषय में चिंतित होने लगता है। किसके लिए, कि उनका विकास हो। मतलब कि यदि बालक अपनी इस मनोसामाजिक संभ्रांति का समाधान उचित ढंग से कर लेता है तो उसके अंदर जनरेटिविटी यानी कि जननात्मकता नामक धनात्मक तत्व क्या होता है, विकसित होना प्रारंभ होता है। और यहाँ जननात्मकता का अर्थ क्या होता है कि वह व्यक्ति जो होता है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंतित होना शुरू होता है कि उन पीढ़ियों के अंदर किस रूप में विकास हो, वो उनके विकास के लिए चिंतित होना प्रारंभ कर देता है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है, यानी कि वो इस संभ्रांति का समाधान नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्टैग्नेशन, स्थिरता नामक ऋणात्मक तत्व जो है वो विकसित होने लगता है। और वो क्या होता है, वो जो व्यक्ति होता है वो आत्मतल्लीन हो जाता है। आत्मतल्लीन का मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति केवल अपने ही बारों में, यानी कि अपनी आवश्यकताओं के बारे में, अपने स्वार्थों के बारे में अधिक चिंतनशील हो जाता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, समाज से कट जाता है, उसको दूसरों के हित अहित से कोई भी मतलब नहीं है। वो केवल क्या होता है, अपने हित के बारे में सोचना शुरू करता है। कब, जब वो इस संभ्रांति का समाधान बेहतर ढंग से नहीं कर पाता है। और जब वो इस संभ्रांति का समाधान बेहतर ढंग से कर लेता है तो उसके अंदर एक साइकोसोशल स्ट्रेंथ विकसित होता है, जिसका नाम क्या है, केयर। और इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, इसके परिणाम स्वरूप होता है कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों, जो उसके परिवार के भी आने वाली पीढ़ी या जो समाज के भी आने पड़ी, वो उनके प्रोडक्शन या कह सकते हैं उनके अंदर विकास की प्रक्रिया को लाने के लिए, वो उनके एक तरह से कह सकते हैं उनके कुशल होने के लिए चिंतित होना शुरू कर देता है कि किस प्रकार से उन्हें बेहतर बनाया जा सके। इसलिए वो चिंतित होना शुरू करता है, उनके विकास के लिए अधिक चिंतित होना शुरू करता है। और ऐसा नहीं होने पर उसके अंदर क्या होता है, आत्मतल्लीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो समाज से अलग हो जाता है और केवल अपनी चिंता करना शुरू कर देता है। ठीक, चलिए आते बढ़ते हैं अंतिम स्टेज की तरफ। आठवीं और अंतिम अवस्था क्या है, अहम संपूर्णता बनाम निराशा, जो 65 वर्ष से मृत्यु तक चलती रहती है। इस अवस्था में आने के बाद जो है वो व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा स्थिर सा हो जाता है। वो चीज़ों पर अधिक विचार करना शुरू कर देता है कि इस पूरे जीवन काल में उसने क्या खोया और क्या पाया, उसने अपने पूरे जीवन काल में क्या अचीव किया है। मतलब वो अपनी सफलताओं और असफलताओं का क्या करता है, तुलनात्मक अध्ययन करने लगता है। ये कह सकते हैं उसके ऊपर वो विचार करना प्रारंभ कर देता है। और इस विचार विश्लेषण की प्रक्रिया में यदि वो अपनों को समायोजित करने में समर्थ हो जाता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं अहम संपूर्णता।
और यदि कहीं वो अपने आप को समायोजित करने में समर्थ नहीं होता है तो उसके अंदर निराशा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहली बात कि इस अवस्था में बालक या वो व्यक्ति करता क्या है, तो अपनी सफलताओं और असफलताओं का एक प्रकार से विचार करने लगता है। सफलता व असफलता के ऊपर अधिक क्या करने लगता है, विचार विमर्श करने लगता है। और इस विचार विमर्श की प्रक्रिया में यदि वो अपने आप को संतुलित करने में, समायोजित करने में अगर वो समर्थ हो जाता है तो उसके अंदर किस चीज की प्राप्ति होती है, तो एक पॉजिटिव तत्व के रूप में उसके अंदर अहम संपूर्णता विकसित होती है। और यदि अगर वो उसमें सफल नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो निराशा उसके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक, इसके अंतर्गत एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एरिक्सन का मानना है कि इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर कोई भी स्पष्ट मनोसामाजिक संक्रांति नहीं पाई जाती है। कोई भी स्पष्ट मनोसामाजिक संक्रांति नहीं पाई जाती है। एक चीज और कहा कि इस अवस्था में आने के बाद जो व्यक्ति है वो मृत्यु से डरना बंद कर देता है, या कह सकते हैं उसे मृत्यु का भय नहीं रहता है इस अवस्था में आने के बाद। इसके बाद यदि उसका वो उचित समाधान कर लेता है, ठीक है, नई तो कोई संक्रांति नहीं पैदा होती है, लेकिन जो वो पुराना अपने जो पूर्व के कालों में जो किए गए उसके द्वारा जो कार्य हैं, उस जो घटनाएं जब उनका इवैल्यूएशन कर रहा होता है, तो उस रूप में अगर वो अपने आप को समायोजित कर लेता है तो भी उसके अंदर क्या होता है, एक मनोसामाजिक शक्ति का निर्माण होता है। एक मनोसामाजिक शक्ति जिसे हम वर्च्यू बोलते हैं, वो क्या होता है, बुद्धिमत्ता। ये बुद्धिमत्ता व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, और एक और है परिपक्वता, ऑब्लिक नहीं, तथा परिपक्वता। तो अगर वो बेहतर ढंग से समायोजित होने में समर्थ हो जाता है तो उसके अंदर मनोसामाजिक शक्ति के रूप में बुद्धिमत्ता, मतलब व्यवहारिक बुद्धिमत्ता तथा परिपक्वता नामक एक वर्च्यू क्या होता है, विकसित होना प्रारंभ कर देता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, अगर ये पूछ दे कि एरिक्सन के किस अवस्था में किसी भी प्रकार की नई मनोसामाजिक संभ्रांति या संक्रांति नहीं पाई जाती, तो आप कहेंगे अंतिम अवस्था में, अहम संपूर्णता बनाम निराशा में। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो अपने पूर्व की घटनाओं, पूर्व की सफलताओं असफलताओं के विषय में विचार मंथन करना प्रारंभ करता है, और यदि वो अपने आप को उसमें संतुलित या समायोजित करने में समर्थ होता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव तत्व जिसे हम कहते हैं अहम संपूर्णता का विकास होता है, अन्यथा की स्थिति में उसके अंदर निराशा का विकास होता है। इस अवस्था में आने के बाद जो व्यक्ति होता है उसके अंदर से मृत्यु का भय क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, और यदि वो अपने आप को बेहतर ढंग से संतुलित करने में क्या होता है, समर्थ हो जाता है, तो उस बालक के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर मनोसामाजिक शक्ति के रूप में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और परिपक्वता का क्या होता है, विकास होता है। इस रूप में आज हमने एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को समझा, उसकी 8 अवस्थाओं को समझा, और ये जानने का प्रयास किया कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवस्थाओं की संभ्रांति क्या है, अरे संक्रांति क्या है, और उसका समाधान करने के बाद उसमें कौन सी मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे होता है, या तो उन अवस्थाओं का एज पूछ सकता है आपसे, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अभी तक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जितने भी सिद्धांत आप लोगों ने पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, इसलिए इसको बहुत ही आराम से और बहुत ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िएगा, और जो भी आपको समस्या समझ में आए हमें ज़रूर सूचित करिएगा अपने मैसेज के द्वारा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिए, और लगातार अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इसे लाइक शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।